वेलकम बैक दोस्तों। एक भाई साहब की रिक्वेस्ट पर मैं इस मूवी को लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है पशुपति प्रसाद और इसी तरह एक नेपाली मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को ऑलमोस्ट 12 अवार्ड्स मिले थे। अब मूवी के बारे में बात करें तो आई लाइक इट। इस मूवी में एक गरीब लड़की की कहानी को दिखाया गया है जिसका सिर्फ एक छोटा सा सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए पता नहीं ये बंदा क्या कुछ नहीं करता। क्या फाइनली उस लड़के का सपना पूरा हुआ या नहीं, इसी बेस पर है ये मूवी। सच में मूवी बहुत ही इमोशनल है, सोसाइटी के एक ब्लैक साइड को दिखाती है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्टेड और उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम पशुपति मंदिर को देखते हैं और उस मंदिर की किसी जगह पर एक बंदा प्रसाद बांटते रहता है और उसी लाइन में इस कहानी का हीरो पशुपति प्रसाद भी होता है। वहाँ के लोगों से अपने चचा बहादुर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कोई भी बंदा इसके चचा को नहीं जानता होता। इसी दरमियान में पशुपति को रास्ते में इसका चचा बहादुर नजर आ जाता है। अपने चचा को रोककर अपने बारे में बताने लगता है कि मैं हूँ पशुपति, लेकिन इसका चाचा पशुपति को पहचानने से टोटली मना कर देता है। बिना पशुपति से बात किए वहाँ से जाने लगता है। पशुपति अपने मन ही मन में कहने लगता है, अरे चाचा आप ही ने तो मुझे ये नाम रखा। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बचपन में पशुपति को इसका नाम इसका चाचा नहीं रखा था, लेकिन पशुपति को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि इसके क्लास के बच्चे इसको हमेशा चिढ़ाया करते थे। सो अपने चचा से पूछने लगता है कि चचा आपने मुझे ये नाम क्यों रखा। इसका चचा इसका एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि तुम्हारी मम्मी पापा की शादी मैं नहीं करवाई थी। बहुत साल होने के बावजूद भी तुम्हारे मम्मी पापा को कोई संतान नहीं थी। फाइनली तुम्हारे मम्मी पापा पशुपति मंदिर गए थे, वहाँ पर मन्नत मांगी, तब जाके तुम पैदा हुए, इसीलिए तुम्हारा नाम पशुपति प्रसाद रख दिया गया। तुम्हें तो इस नाम पर गर्व होना चाहिए। खैर प्रेजेंट डे पर बेचारा पशुपति किसी जगह पर ऐसे ही बैठ जाता है। समझ में नहीं आता कि अब ये क्या करे। थोड़ी देर के बाद पशुपति दोबारा अपने चचा को फाइंड आउट करके उसके सामने जाता है और कहने लगता है कि भूकंप के कारण इसके मम्मी पापा की डेथ हो गई। इसके मम्मी पापा को जमीन से बाहर निकालने में 3 दिन लगे थे। सब कुछ बर्बाद होके रह गया। और इसी तरह पशुपति के फादर ने गाँव में कुछ कर्जा लेके रखा था। अब वो सारा कर्जा पशुपति को चुकाना पड़ेगा। गांव वाले पशुपति को यही कहने लगते हैं कि जब तक तुम अपने पापा का कर्जा नहीं उतारते तब तक तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, स्वर्ग के द्वार नहीं खोले जाएंगे। पैसे कमाकर अपने फादर का कर्जा उतारने के लिए ही ये यहाँ पर आया है। यह सुनने के बाद बहादुर पशुपति को गले रखकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद पशुपति को कुछ पैसे देकर खाना वाना खाने के लिए कहता है। शाम में आकर ये यहीं पर मुलाकात करेगा। उसके बाद पशुपति एक ठेले वाले के पास जाकर कुछ चाट वगैरह खाने लगता है। ऐसे टहलते टहलते वो शमशान घाट पर पहुंच जाता है तो पशुपति ये देखता है कि इसके चाचा किसी की लाश को जला रहे हैं। पशुपति फटाफट से अपने चाचा के पास जाकर पूछने लगता है। पशुपति को यहाँ पर देखकर इसका चाचा इसको डांटने लगता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि वहीं पर रुकने के लिए, जब तक मैं ना हूँ तुम वहीं पर रुको, अब जाओ यहाँ से। खैर उसके थोड़ी देर बाद पशुपति का चाचा पशुपति के पास आकर दुकान से एक दारू की बोतल और गोश्त की दुकान से कुछ गोश्त खरीदने लगता है, और वो भी उधारी में। रूम में जाते समय इसका चाचा पूछने लगता है कि तुम्हारा तो गांव में चाय की दुकान थी, तुम क्यों छोड़कर आ गए। पशुपति कहने लगता है, अरे चाचा क्या बताऊं, लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं और वो भी उधारी पर। ऐसे तो मैं पैसे क्या कमाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ अच्छी सी नौकरी करके थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपने पापा का कर्जा उतार दूंगा। बहादुर पशुपति से कहने लगता है, अगर तुम्हारी नसीब अच्छी हो तो तुम झटके में लखपति बन सकते हो, वरना मेरी तरह घिसते रह जाओगे। मेरा एक दोस्त था, उसको भागमती नदी में एक दिन एक सोने की रिंग मिली थी, उसे बेचकर पैसे कमाया और उन पैसों से बिजनेस रखकर अब वो लखपति बन चुका है। तो तुम भी अपना नसीब आजमा लो बेटा, शायद एक न एक दिन तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए, झटके में तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। सो दूसरे दिन पशुपति के चाचा पशुपति को घाट के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा अपने फादर की लाश को नहलाते हुए अपने फादर की अंगूठी को निकालकर नदी में फेंकने के बजाय अपने पास ही रख लेता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ लोग मैग्नेट की मदद से नदी में पड़े हुए सिक्कों को चुनते रहते हैं। सो इसका चाचा पशुपति से कहने लगता है कि तुम पहले यहाँ से शुरुआत करो। अब उसी नदी के पास बाशमी डॉन और उसके दोस्त मौजूद होते हैं जो हमेशा यही काम करते रहते हैं, मतलब नदी में मैग्नेट को डालकर सिक्के निकालना। खास के बाद पशुपति और आगे जाने के बाद हनुमान गेटअप में एक बंदे को देखता है और इस बंदे का यही काम होता है, वहाँ पर जो कोई भी विजिटर्स आते इसके साथ सेल्फी लेते रहते हैं और बदले में थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं। सो पशुपति हनुमान जी से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बंदा पशुपति से बात ही नहीं करता। उसके बाद पशुपति ये देखता है कि कुछ लोग लाश को शमशान घाट ले जाते समय सिक्के उछालते रहते हैं,
पशुपति उन सारे सिक्कों को चुनकर अपने पास रख लेता है और किसी भी तरह से एक मैग्नेट हासिल करके उस मैग्नेट को बिट्स के जरिए से नदी में फेंकने लगता है ताकि और कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए। लेकिन तभी ये चीज बाशमी और उसके दोस्त देखकर पशुपति को बहुत मारने पीटने लगते हैं, वार्न करने लगते हैं कि दोबारा यहाँ पर नजर मत आना। खैर दूसरे दिन पशुपति दोबारा उस ठेले वाले के पास जाता है ऐसे ही चाट वगैरह खाने के लिए। बातों ही बातों में वो ठेले वाला कहने लगता है कि ये तो बीए पास है और वो भी इंग्लिश में, जितना कमाई जॉब में नहीं होती उतना ये अपने बिजनेस में कमा रहा है। रात होने के बाद पशुपति एक गुल्लक खरीदकर उसमें अपने पैसे जमा करने लगता है। ये देखकर इसका चाचा कहने लगता है कि ये चिल्लर चिल्लर कब तक जमा करोगे, ऐसा तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। पशुपति कहने लगता है कि पहले मैं थोड़े पैसे जमा करके ठेला का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और उस ठेले की मदद से अपना बिजनेस और बढ़ाऊंगा। दूसरे दिन एक फैमिली मंदिर के पास आकर बस ऐसे ही फोटोज क्लिक करते रहते हैं। बाशमी और उसके दोस्त उस फैमिली के पास जाकर चोरी चुपके एक बंदे के पर्स चुराने की कोशिश करने लगते हैं। तभी दूर से ये चीज पशुपति देखकर उस बंदे को आवाज लगाने लगता है कि चोर चोर चोर। सो वो बंदा बाशमी को पकड़कर उसे बहुत मारने पीटने लगता है और उसी तरह पशुपति ये भी कहने लगता है, अरे बाशमी चुराना है तो दिल चुरा, पैसा नहीं। पशुपति की ये बात सुनने के बाद उस बंदे की लड़की पशुपति पर फिदा हो जाती है इसकी जात का। बाशमी और उसके दोस्त पशुपति को चेस करते हुए उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं। फाइनली एक बूढ़ी औरत आकर पशुपति को बचा लेती है और पशुपति को सलाह देने लगती है कि ऐसे लोगों के मुंह मत लगो बेटा, देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा उन्होंने। इस औरत को देखकर पशुपति को अपनी मरी हुई माँ की याद आने लगती है। खर्च बाद पशुपति वहाँ से जब बाहर आता है दोबारा बाशमी के आदमी इसको चेस करने लगते हैं, मारने की कोशिश करने लगते हैं। सो पशुपति हनुमान का गेटअप पहना होता है ना, उसके पास जाकर छुप जाता है। अब बाशमी और उसके दोस्त इस हनुमान जी से बहुत डरते रहते हैं और ये हनुमान जी पशुपति को दिलासा दिलाने लगते हैं, अगर दोबारा उन लोगों ने तुमको सताया तो मेरे पास आ जाओ। उसके बाद जब पशुपति नल से पानी पी रहा होता है उसी मंदिर के पास पशुपति को वो लड़की नजर आती है जो कल नजर आई थी। इस लड़की का नाम होता है बुनू। इस तरह से इन दोनों में थोड़ा नैन में टक्का होने लगता है। दूसरे दिन पशुपति नदी में जाकर अपनी किस्मत आजमाने लगता है कि शायद इसको भी कुछ सिक्के मिल जाए, लेकिन लकीली पशुपति को एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है। तभी ये चीज बाशमी और उसके दोस्त देखकर पशुपति को दोबारा चेस करने लगते हैं। पशुपति को पकड़कर उसके हाथ से वो सोने का टुकड़ा छीनकर बाशमी उस सोने के टुकड़े को खा लेता है। गुस्सा आकर पशुपति बाशमी को बहुत मारने पीटने लगता है। खैर दूसरे दिन पशुपति उस ठेले वाले के पास जाकर ठेले का प्राइस पूछने लगता है। ठेले वाला कहने लगता है कि इसमें फर्स्ट हैंड है और सेकंड हैंड है। फर्स्ट हैंड 1 लाख रुपए में आता है और सेकंड हैंड 50,000 रुपए में। यहाँ से पशुपति उस आश्रम जाता है जहाँ पर वो औरत रहती है जो पशुपति को बाशमी से बचाया था। हाथापाई के दौरान बाशमी ने इस औरत की लकड़ी को तोड़ दिया था तो पशुपति इस औरत को एक नई सी छड़ी लाकर देता है। खैर रात होने के बाद पशुपति अपने चाचा से 25-30 हजार रुपए मांगने लगता है कि ये सेकंड हैंड का ठेला खरीदेगा। इसका चाचा कहने लगता है कि मैंने जिंदगी में एक बार भी एक साथ 3,000 रुपए नहीं देखा और तुम मुझे 30,000 रुपए मांग रहे हो। पशुपति कहने लगता है तो फिर मुझे एक अच्छी सी जॉब दिलवा दो, मैं नदी में वो चिल्लर चुन चुन के थक गया, कब तक पैसे जमा करूंगा। सो दूसरे दिन पशुपति का चाचा पशुपति को एक बंदे के पास ले जाता है जॉब दिलवाने के लिए। और एक्चुअली काम ये है, लाश जलाने के बाद जो लकड़ियाँ बच जाती है उनको नदी में फेंक दिया जाता है, तो ऐसे लकड़ियों को इकट्ठा करके लाना है। और अनलकीली इस काम का सुपरवाइजर बाशमी ही होता है। दूसरे दिन बेचारा पशुपति जब वही काम कर रहा होता है नदी के पास, बाशमी अपने बॉस को पशुपति के बारे में झूठी बातें बताकर उसको उस जॉब से निकलवा देता है। पशुपति बेचारा दुखी होकर यही बात अपने चाचा को आगे बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मुझे एक और जॉब चाहिए। चाचा डांटने लगता है कि तुम तो अब बड़े हो चुके हो, खुद ब खुद एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। वहाँ से पशुपति हनुमान जी के पास आकर इसको एक अच्छी सी जॉब दिलवाने के लिए कहता है। वो बंदा पशुपति को एक जबरदस्त आइडिया देने लगता है कि मरे हुए लाश के जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को घाट के पास ही छोड़ देते हैं, उन कपड़ों को दोबारा धोकर आयरन करके दोबारा लोगों को बेचो। और ऐसे काम करने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर को मैं जानता हूँ। पशुपति पूछने लगता है ये आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन आपने क्यों नहीं ट्राई किया। वो बंदा कहने लगता है कि मैं इसी में खुश हूँ। दूसरे दिन हनुमान जी पशुपति को उस कॉन्ट्रैक्टर वाले के पास ले जाकर पशुपति के बारे में रिकमेंड करने लगता है। सो इस तरह से पशुपति उस बंदे से कुछ कपड़े लेकर फुटपाथ पर इसका बिजनेस करने लगता है। तभी वो लड़की बुनू अपनी स्कूल बस से पशुपति को देखने लगती है। पहले तो पशुपति इस लड़की को ऑब्जर्व नहीं करता। इसी दरमियान में कुछ पुलिस वाले उस फुटपाथ के पास आने की वजह से पशुपति अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन जब पशुपति साड़ियाँ बेच रहा होता है, इस बार पशुपति की नजर बुनू पर पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं।
काम खत्म होने के बाद यही खुशखबरी अपने हनुमान जी को सुनाने लगता है और इसी तरह इसी खुशी के मौके पर पशुपति हनुमान जी को मोमोज खिलाने के लिए उस ठेले वाले के पास ले जाता है। तभी वो ठेले वाला पशुपति से कहने लगता है, अरे भाई तुम्हारी किस्मत खुल गई, सेकंड हैंड में एक ठेला मिला है। यह सुनने के बाद पशुपति बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अभी के अभी एडवांस ले आया। इस तरह से पशुपति अपने रूम जाकर यह खुशखबरी अपने चाचा को सुनाने लगता है कि चाचा अब मेरा सपना पूरा होगा। इस तरह से जब पशुपति अपना गुल्लक उठाता है, गुल्लक के नीचे गुल्लक पड़ा होता है, मतलब उसमें एक भी रुपया मौजूद नहीं होता। सारे पैसे इसका चाचा खा चुका होता है। बेचारा पशुपति रोते हुए अपने चाचा को बहुत डांटने लगता है कि मैं तो ठेला रखकर तुमको भी काम पर लगाना चाहता था, कब तक वो लाशें जलाते रहोगे, लेकिन मितबा तुमने मेरा और अपना फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया। इस तरह से पशुपति अपने कपड़े वगैरह पैक करके हनुमान जी के पास आकर ये सारी खबर सुनाने लगता है। वो हनुमान वाला बंदा पशुपति को रहने के लिए मंदिर के पास एक छोटा सा रूम दे देता है। एक्चुअली रूम नहीं, बस सोने जितनी प्लेस। उसके बाद एक दिन पशुपति अपनी मुंह बोली माँ के पास जाकर अपने फैमिली की फोटो और कुछ पैसे देने लगता है। कहने लगता है कि मैं जितना भी कमाऊंगा वो पैसे तुमको लाके दूंगा, तुम अपने पास रखना माँ, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं। खैर उसके बाद पशुपति को बहुत दिनों तक बुनू नजर नहीं आती, न मंदिर के पास न बस में। बेचारा अपनी दुखभरी दास्तां हनुमान जी के पास आकर सुनाने लगता है और ये बंदा पशुपति को एक दिन के लिए हनुमान का गेटअप पहनने के लिए कहता है। जब पशुपति हनुमान का गेटअप पहनता है तभी बुनू और उसकी फैमिली मंदिर आकर इसी हनुमान जी से फोटो खिंचवाने लगते हैं। यह देखकर पशुपति शर्मा जाता है। दूसरे दिन पशुपति को दोबारा बस में बुनू नजर आने लगती है और फटाफट से अपने पास बुलाकर कुछ पेपर्स वगैरह देने लगती है। अब इसी दरमियान में पुलिस वाले पशुपति के सारे कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पशुपति उन पुलिस वालों को 200 रुपए देकर अपने कपड़े वापस ले लेता है। खैर वो पेपर्स ओपन करने के बाद पशुपति खुद की एक स्केच देखता है और उसी तरह एक चिट्ठी भी। मतलब बुनू ने इतने दिनों तक पशुपति की स्केच बनाती रही, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। पशुपति बुनू की बनाई हुई स्केच को अपने ठिकाने पर रखकर बुनू को ही याद करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच चिट्ठियों का सिलसिला चलने लगता है। पशुपति ने बुनू को हनुमान जी का नंबर दिया होता है, लेकिन बुनू कॉल नहीं करती। अब इसी दरमियान में पशुपति धीरे धीरे कुछ पैसे अपनी मुँह बोली माँ के पास जमा करने लगता है और इस औरत से कहने लगता है कि जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, मैं तुम्हारा बेटा तू मेरी माँ। एक रात बाशमी और उसके दोस्त पशुपति के ठिकाने के पास आकर उसकी सारी चीजें तहस महस कर देते हैं और उसी तरह बुनू के स्केच को भी बिगाड़ के रख देते हैं। पशुपति गुस्से में आकर बाशमी के ओनर को एक छोटा सा लेटर लिखता है कि बाशमी चोरी चुपके तुम्हारी लकड़ियां चुरा रहा है। यह जानने के बाद बाशमी का बॉस बाशमी को बहुत मारने पीटने लगता है। इसी में एक दिन पशुपति का चाचा पशुपति के पास आकर माफी मांगते हुए वापस इसके रूम में आने के लिए कहता है। जो कुछ भी इसने खाया वो सारे पैसे लौटाने की बात करता है, लेकिन पशुपति कहने लगता है, नहीं चाचा, ना मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए ना तुम। दूसरी तरफ उस औरत का बेटा यूएस से इस औरत के पास आता है और आते आते कुछ चीजें भी लाता है। एक्चुअली इस औरत का बेटा और बहू यूएस में रहते हैं और ये औरत अपने घर में अकेले ना रहते हुए आश्रम आ गई। अपने बेटे का एक चीज भी नहीं लेती। उसके बाद ये औरत अपने वकील को बुलाकर ये डिसाइड करती है कि अपना जो घर है ना वो घर पशुपति के नाम कर देगी और रजिस्टर का काम सैटरडे रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बाशमी और उसके दोस्त एक और बॉडी बिल्डर बंदे के पास जाकर सैटरडे के दिन पशुपति और उस हनुमान जी को बहुत मारने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों से बाशमी बहुत परेशान है, तो ये लोग मारने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन पशुपति एज यूजुअल की तरह अपनी किस्मत आजमाने के लिए घाट पर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर एक लाश आती है और वो बंदा अपने पिताजी की लाश को नहलाते हुए अपने पिताजी की उंगली में की सोने की अंगूठी निकालकर अपने पास ना रखते हुए नदी में फेंकने लगता है। उसके बाद क्या था, यही मौके का फायदा उठाकर पशुपति नदी में जंप लगाते हुए उस सोने की रिंग को पकड़ लेता है। पशुपति पहले ये खुशखबरी हनुमान जी को सुनाने लगता है कि आप मेरा बिजनेस रख कर ही रहूंगा। वहाँ से अपने चचा के पास जाकर अपने सारे कपड़े पैक करने के लिए कहता है। 2 दिनों बाद मैं बिजनेस रखूंगा और हम एक अच्छे से घर में शिफ्ट होंगे। उसके बाद पशुपति उस औरत के पास आकर 5000 रुपए पैसे मांगने लगता है और इसी तरह इसके कपड़े भी पैक करने के लिए कहता है। शाम में आकर इस औरत को भी पिकअप कर लेगा। पशुपति उस ठेले वाले के पास जाकर एडवांस के तौर पर 5000 रुपए देता है और सेकंड हैंड का ठेला खरीदने के लिए कहता है। वहाँ से पशुपति मंदिर के पास आकर अपना सर ऊपर करते हुए अपने माँ बाप की आत्माओं से कहने लगता है कि पिताजी अब मैं आपका कर्जा उतार दूंगा, अब आप स्वर्ग जा सकते हो। पहले पशुपति उस सोने की रिंग को लेकर एक दुकान के पास जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि अगर इसकी बिल होगी तो हम इस सोने को खरीद सकते हैं।
पशुपति दोबारा एक और दुकान के पास जाकर इस सोने की रिंग को दिखाने लगता है। वो दुकान वाला बंदा बहुत ही कम कीमत देने लगता है। सो मना करके पशुपति दोबारा एक और दुकान में जाता है। और एक्चुअली इस दुकान वाले बंदे को पशुपति हमेशा देखा करता था, कभी मंदिर के पास, कभी सड़क पर। सोने की रिंग दिखाने पर यह बंदा भी बहुत ही कम कीमत बोलने लगता है। पहले तो 500 रुपए बोलता है, उसके बाद 5000, उसके बाद 10,000, लेकिन पशुपति को तो 1 लाख रुपए चाहिए। इस तरह से जब पशुपति अपनी रिंग को लेकर बाहर आता है तो वो दुकान वाला बंदा चीखने चिल्लाने लगता है कि चोर चोर चोर, सोना लेकर भाग रहा है। यह सुनने के बाद आसपास के लोग पशुपति को चेस करने लगते हैं। फाइनली बेचारे पशुपति को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब इसी हाथापाई के दौरान वो सुनार वाला बंदा पशुपति के पास आकर उसके हाथ से वो रिंग छीन ले जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस पशुपति के पास आकर उस झगड़े को रोकती है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। बहुत मार खाने की वजह से बेचारी पशुपति की मौत हो चुकी होती है। पशुपति की मौत से पशुपति के और बाकी लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। वो ठेले वाला बंदा पशुपति के लिए ठेला रखे होता है। दूसरी तरफ वो औरत अपने वकील के साथ पशुपति का इंतजार करती रहती है ताकि अपना घर इसको नाम कर दे। बुनू मंदिर के पास आकर पशुपति का इंतजार करने लगती है, लेकिन बेचारी बुनू को क्या पता इसकी आंखों के सामने ही पशुपति की चिता जलती रहती है। एट द सेम टाइम पशुपति का चाचा भी पशुपति का इंतजार करते रहता है कि अब या तब पशुपति आएगा, मुझे ले जाएगा। अब पशुपति की लाश को देखकर वाष्मी भी रोने लगता है, और उसी तरह जो हनुमान का गेटअप पहना होता है ना, वो भी बहुत रोने लगता है। क्लाइमैक्स में हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली बुनू गूंगी है। बेचारी यही समझने लगती है कि पशुपति ने इसको धोखा दिया, कहीं पर भाग गया। पशुपति का चाचा थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके अपने गांव जाकर पशुपति के फादर का कर्जा उतार देता है ताकि पशुपति के माँ बाप को शांति मिले। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में ये मूवी सोसाइटी की कड़वी सच्चाई को बयान करती है। जब कोई गरीब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हमेशा पैसे वाले उस गरीब बंदे को दबा नहीं लगते हैं, उसको ऊपर नहीं आने देते। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।